नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका द पास टाइम चैनल पर। आज हम बात कर एक ऐसे राज्यवंश के बारे में भारत का इतिहास केवल मुगलों, मौर्यों या गुप्तों तक सीमित नहीं है। यह एक विशाल और विविध गाथा है जिसमें हर क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान और योगदान है। दक्षिण भारत की भूमि पर भी ऐसे महान राजवंश उभरे जिनकी गाथाएं आज भी पत्थरों में दर्ज हैं। इन राजवंशों ने न केवल युद्धों में बल्कि संस्कृति, कला और विज्ञान में भी अपनी छाप छोड़ी। आज हम काकतीय, यादव और होयसल राजवंशों की बात करेंगे। ये केवल नाम नहीं बल्कि शौर्य, कला और संस्कृति की अमर गाथाएं हैं। इनकी कहानियां हमें उस समय की समृद्धि और विविधता का एहसास कराती हैं। इन राजवंशों ने दक्षिण भारत में ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो अपनी वास्तुकला, साहित्य और शासन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। इनकी नीतियां और नवाचार आज भी इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने विशाल जलाशयों, अद्भुत मंदिरों और अजेय किलों का निर्माण किया जिनकी भव्यता आज भी हमें चौंका देती है। इन संरचनाओं में छुपी कहानियां हमें उस युग की तकनीकी और कलात्मक ऊंचाइयों से परिचित कराती है। कल्पना कीजिए उस युग की जब घोड़ों की टापों से धरती गूंजती थी और शिल्पकार पत्थरों में जान फूंक देते थे। हर पत्थर, हर मूर्ति उस समय के लोगों की मेहनत और सपनों की कहानी कहती है। काकतियों का वारंगल किला, यादवों की देवगिरी और होयसलों के बेलूर हलेबीडू के मंदिर, ये सब उनकी विरासत के जीवंत उदाहरण हैं। ये स्मारक आज भी हमारे अतीत की गूंज को जीवित रखते हैं। इस यात्रा में हम केवल राजाओं की नहीं बल्कि उन साधारण लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने इन साम्राज्यों को महान बनाया। उनकी मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता ने इन राजवंशों को अमर बना दिया। आइए समय में पीछे चलते हैं और दक्षिण भारत के महान साम्राज्यों की गौरवशाली यात्रा के साक्षी बनते हैं। यह कहानी है शक्ति, संस्कृति और मानव जिजीविषा की, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भूमि पर काकतीय वंश का उदय हुआ, जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी वीरता, दूरदर्शिता और कला के अद्वितीय संगम से अमिट छाप छोड़ी। यह वंश न केवल युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था बल्कि उनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियां भी उतनी ही उल्लेखनीय थीं। काकतियों की वीरता ने उन्हें दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में शामिल कर दिया। उनके योद्धा रणनीति और साहस के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। काकतियों की राजधानी वारंगल केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का धड़कता दिल थी। यहाँ के बाजार, मंदिर और किले उस युग की समृद्धि और जीवंतता के गवाह हैं। प्रोल राजा प्रथम जैसे दूरदर्शी शासकों ने एक छोटे राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य में बदला और अपने शासन में न्याय, समृद्धि और स्थिरता की नींव रखी। उन्होंने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसमें विद्वानों, कलाकारों और सैनिकों को समान सम्मान मिला। काकतियों की सबसे बड़ी देन थी उनकी जल प्रबंधन प्रणाली। चेरुवु और तटाक जैसे विशाल जलाशयों ने कृषि में क्रांति ला दी, जिससे आम जनता का जीवन समृद्ध हुआ। रामप्पा और पाखाल झीलें आज भी उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी कौशल का प्रमाण हैं, जो सदियों बाद भी लोगों की प्यास बुझा रही है। काकतीय वास्तुकला चालुक्य और चोल प्रभाव के बावजूद अपनी अलग पहचान रखती है। 1000 स्तंभों वाला मंदिर इसकी भव्यता और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। रामप्पा मंदिर अपनी सुंदरता और अद्वितीय निर्माण शैली के कारण आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। रामप्पा मंदिर की इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत है कि इसके पत्थर पानी पर तैर सकते हैं, जो उस युग की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। वारंगल का किला 3 परतों वाली सुरक्षा दीवारों के साथ काकतियों की सैन्य शक्ति, वास्तुकला और दूरदर्शिता का प्रतीक था, जो आज भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। काकतीय वंश के सबसे महान शासक गणपति देव थे, जिनके शासन में साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा। उन्होंने लगभग 63 वर्षों तक शासन किया और बंगाल की खाड़ी तक साम्राज्य का विस्तार किया। गणपति देव ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, मोटुपल्ली जैसे बंदरगाहों को विदेशी व्यापारियों के लिए खोला, व्यापारियों को सुरक्षा और करों में छूट दी, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। उनके शासनकाल में कवि तिक्कना ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। यह तेलुगु साहित्य की अमूल्य निधि है।
गणपति देव ने संस्कृत और तेलुगु दोनों के विद्वानों को संरक्षण दिया और मंदिरों जलाशयों के निर्माण को बढ़ावा दिया। पुत्र न होने पर उन्होंने अपनी बेटी रुद्रमादेवी को उत्तराधिकारी बनाया। यह उस युग में क्रांतिकारी कदम था। गणपति देव की विरासत समानता, न्याय और सांस्कृतिक समृद्धि की मिसाल है। काकतीय वंश की रानी रुद्रमादेवी उन विरली महिलाओं में थीं जिन्होंने न केवल शासन किया बल्कि युद्ध भूमि में भी नेतृत्व किया। सिंहासन संभालते ही उन्हें आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पुरुष वेश में रुद्रदेव नाम से शासन किया और अपने विरोधियों को परास्त किया। यादव राजा महादेव को हराकर उन्होंने काकतीय साम्राज्य की एकता बनाए रखी। रुद्रमादेवी ने किले की सुरक्षा मजबूत की, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने उनके शासन की न्यायप्रियता और समृद्धि की सराहना की। रुद्रमादेवी की वीरता आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। काकतीय वंश का अंत दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। महाराष्ट्र की भूमि पर यादव वंश ने देवगिरी, दौलताबाद से शासन किया, एक अजेय किला जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। भिल्लम पंचम ने चालुक्यों की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। देवगिरी का किला 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर गहरी खाइयों और सुरंगों से सुरक्षित था। यादवों ने मराठी भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी इसी काल की देन है। उन्होंने कई मंदिर बनवाए और सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी। यादवों का अपने पड़ोसियों, होयसलों और काकतीयों से लगातार संघर्ष चलता रहा। उनकी शक्ति और समृद्धि ने दिल्ली के सुल्तानों का ध्यान आकर्षित किया। यादवों की कहानी बताती है कि सबसे मजबूत किले भी बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कमजोरियों के आगे टिक नहीं पाते। यादव वंश के सबसे प्रतापी सम्राट सिंघन द्वितीय थे, जिन्होंने 1210 से 47 तक शासन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा से तुंगभद्रा तक किया और कई सफल सैन्य अभियान चलाए। सिंघन ने गुजरात, मालवा, होयसल और काकतियों के खिलाफ युद्ध लड़े और चोल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। उनके शासन में देवगिरी दक्कन की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन गया। सिंघन ने कला, साहित्य और संगीत को संरक्षण दिया। शारंगदेव का संगीत रत्नाकर इसी काल में लिखा गया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई पाठशालाएं स्थापित की। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जिससे यादवों का पतन शुरू हुआ। अंततः यादव वंश का अंत हुआ और देवगिरी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। कर्नाटक की भूमि पर होयसल वंश का उदय हुआ, जिसने युद्ध से अधिक अपनी अद्भुत कला के लिए प्रसिद्धि पाई। होयसलों की विरासत पत्थरों पर उकेरी गई कविताओं में जीवित है। बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के मंदिर इसके उदाहरण हैं। होयसल वास्तुकला की खासियत है उसकी जटिल और बारीक नक्काशी। हर पत्थर, खंभा और छत एक कहानी कहता है। मुलायम सोपरस्टोन के उपयोग से शिल्पकारों ने अद्वितीय मूर्तियां गढ़ी, जिनमें वस्त्रों की सिलवटें तक दिखती हैं। बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर और हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर होयसल कला के शिखर है। हलेबीडु के मंदिर की बाहरी दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। होयसलों ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया और एक सहिष्णु समाज की नींव रखी। उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी कर्नाटक की पहचान का अभिन्न अंग है। होयसल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक विष्णुवर्धन थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म अपनाकर एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने चोलों को तलकाड़ू की लड़ाई में हराया और गंगावाड़ी क्षेत्र पर कब्जा किया। इस विजय के उपलक्ष्य में बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर बनवाया गया। विष्णुवर्धन ने चालुक्यों और अन्य पड़ोसी राज्यों के खिलाफ भी सफल अभियान चलाए। उनका सबसे बड़ा योगदान कला और वास्तुकला के क्षेत्र में है। कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। शिल्पकारों को पूरी स्वतंत्रता दी गई, जिससे होयसल शैली अद्वितीय बन गई। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से होयसल साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन उनकी कलाकृतियां आज भी खड़ी हैं, जो उस स्वर्ण युग की याद दिलाती हैं। जब हम वारंगल, देवगिरी या हलेबीडु के खंडहरों में खड़े होते हैं, तो हम केवल पत्थर नहीं,
बल्कि एक महान विरासत को महसूस करते हैं। इन खंडहरों की दीवारों में छुपी कहानियां हमारे अतीत की गूंज है, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी हमें उन राजाओं और रानियों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने समय में अद्भुत सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी थी। ये राजवंश भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इन स्थलों पर जीवित है। उनकी विरासत हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, जो हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। इन भूली बिसरी कहानियों को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे इतिहास की पूरी तस्वीर दिखाती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। काकतियों की जल प्रबंधन प्रणाली, यादवों का साहित्यिक संरक्षण और होयसलों का कलात्मक कौशल हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता दर्शाते हैं। इन उपलब्धियों ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। इन राजवंशों की कला, स्थापत्य और विज्ञान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान बनाई। रानी रुद्रमादेवी जैसी वीरांगना की कहानी हमारी बेटियों को प्रेरित करती है। उनका साहस और नेतृत्व आज भी हर पीढ़ी के लिए मिसाल है। हमें अपने बच्चों को ताजमहल ही नहीं, रामप्पा मंदिर, काकतियों की स्थापत्य कला और हमारे क्षेत्रीय इतिहास के बारे में भी बताना चाहिए, और दौलताबाद के किले के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि भारत की विरासत कितनी व्यापक और विविध है। भारत की असली ताकत इसकी विविधता में है। काकतीय, यादव, होयसल और अन्य अनगिनत राजवंशों ने मिलकर इस देश को अद्वितीय बनाया है, और होयसल इसी विविधता के सुंदर रंग हैं। इनकी विरासत हमें एकता और गर्व का एहसास कराती है। आइए हम सब मिलकर अपनी इस अनमोल विरासत को सहेजें, इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और इस पर गर्व करें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी असली शक्ति है।